Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This your science period. Today we have start new chapter number 7 Atomic Theory. तो आज एक हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हम इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले हम बात करते हैं मैटर के बारे में, ठीक है। तो मैटर क्या होता है बेटा, सभी को पता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है, जिस चीज़ का हमारे पास क्या होता है बेटा, मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं बेटा मैटर, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है, और ये क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये क्या है, मैटर है। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ क्या है, मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, मैटर हूँ। ये जो वाइट बोर्ड है ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है, तो ये चीज़ भी क्या है, मैटर है। तो मैटर मीन्स जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको बोलते हैं हम बेटा मैटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने देखा होगा अगर हम मान लो किसी सब्सटेंस को या किसी मैटर को हम डिवाइड करते जाएं और एक ऐसा टाइम आता है जब वो मैटर, जब वो सब्सटेंस डिवाइड नहीं होता, डिविजिबल नहीं होता, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम बेटा एटम्स बोलते हैं, ठीक है। तो एटम क्या है हमारे पास, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, कोई स्टोन है, ठीक है, उसको मैं उसके छोटे छोटे पीस करता जाऊं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो जो स्टोन है उसके पीसेस नहीं हो पाएंगे, तो वो किसकी फॉर्म में चला जाएगा, एटम की फॉर्म में चला जाएगा। एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता, उसको बोलते हैं हम बेटा एटम। अब एटम के बारे में काफ़ी सारी जो फिलोसफर थे उनका अलग अलग मानना था, उनके अलग अलग आइडियाज़ थे, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, इंडियन फिलोसफर, और बाद में है हमारे पास ग्रीक फिलोसफर। सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन फिलोसफर ने एटम के बारे में क्या कहा था। जो इंडियन फिलोसफर हैं, जैसे हमारे पास हैं महर्षि कणाद, ठीक है। तो महर्षि कणाद थे, उन्होंने क्या कहा था कि एक ऐसा कोई सब्सटेंस है हमारे पास, अगर मैं उसके टुकड़े करता जाऊं या उसके पीसेस करता जाऊं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब उसके पीसेस या टुकड़े नहीं होंगे, उस चीज़ को क्या बोलूँगा मैं बेटा, परमाणु बोलूँगा, ठीक है। उस चीज़ को क्या बोलूँगा बेटा, परमाणु। तो मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मैटर जिसके मैं पीसेस करता जा रहा हूँ, ठीक है, और एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके पीसेस नहीं हो पाएंगे, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, परमाणु, ठीक है। और परमाणु की आगे अगर क्लासिफिकेशन करें तो परमाणु के बारे में एक और इंडियन फिलोसोफर है, उसने भी बताया था, जैसे है, इनका नाम क्या है, पकुद्दा काव्याम, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि परमाणु को ही मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, मैटर या कोई सब्सटेंस बनता है, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल अपोजिट बता दिया कि छोटे छोटे परमाणु को मिलाकर ही हमारे पास क्या बनता है, मैटर या सब्सटेंस बनता है। और अगर मैटर को कट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा, परमाणु की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और आपको पता है एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु ही बोलते हैं। तो ये मत समझ लेना कि परमाणु कोई अलग चीज़ है, एटम ही हमारे पास क्या है, परमाणु है, ओके। नेक्स्ट, ग्रीक फिलोसफर ने क्या कहा था, जो हमारे सेम इंडियन फिलोसफर ने कहा वैसा ही ग्रीक फिलोसफर ने कहा। ग्रीक फिलोसफर कौन थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको कट करते जाएं और बाद में एक ऐसा टाइम आएगा वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं हम बेटा एटम्स, ठीक है। तो इन दोनों ग्रीक फिलोसफर ने हमें क्या कहा बेटा, कि ये होता है हमारे पास बेटा एटम। हिंदी में हमारे पास मीनिंग क्या है इसका, परमाणु है। ग्रीक में इसका मीनिंग क्या है बेटा, एटम है। और जो एटम वर्ड है ग्रीक में कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका नाम है एटोमियो, ठीक है। और जिसका ग्रीक में मीनिंग क्या होता है बेटा, इनडिविजिबल, जो कभी भी डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। सो एटोमियो वर्ड से क्या लिया गया है, एटम वर्ड लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा, इनडिविजिबल, जो फर्दर डिविजिबल
नहीं होता। तो इंडियन फिलोसफर और ग्रीक फिलोसफर दोनों का सेम ही आइडिया था, ठीक है। तो सिर्फ इन्होंने आइडिया बताया था किसके बारे में, एटम के बारे में, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था। तो 18वीं सेंचुरी के अंदर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली बताया कि ये चीज़ हमारे पास ऐसे होती है। उनका नाम क्या था बेटा, जॉन डाल्टन, ठीक है। तो जॉन डाल्टन के बारे में या एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन के बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन क्या था, ठीक है। हमारे पास अगर हम देखा जाए बेटा 1808 के अंदर, याद रख लेना 1808 के अंदर एक हमारे पास क्या थे, साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था बेटा, जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन जी ने एक बेसिक क्या कह सकते हैं हम, ब्रिटिश टीचर थे, ब्रिटिश स्कूल टीचर। हमारे पास जॉन डाल्टन जी 1808 के अंदर एक ब्रिटिश स्कूल टीचर जिन्होंने क्या किया बेटा, एक्सप्लेन किया नेचर ऑफ एटम, कि हमारे पास जो एटम होता है उसको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया कि एक्चुअल में एटम क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है। तो एक ब्रिटिश स्कूल टीचर ने हमारे पास 1808 के अंदर हमारे पास ये एक्सप्लेन किया कि हमारे पास एटम क्या होता है, उसका नेचर एक्सप्लेन किया। और उस नेचर को किसके बेस पे एक्सप्लेन किया, एक तो था हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पे, दूसरा था मास कंजर्वेशन के बेस पे, और थर्ड था हमारे पास बेटा डेफिनेट प्रोपोर्शन के बेस पे, जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम कुछ मेन पोजुलेट दिए उन्होंने, वो कौन कौन से मेन पोजुलेट थे, वन बाय वन उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो मेन पोजुलेट हमारे पास है क्या थे, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्या था, ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज नोन एज ए एटम, ठीक है। तो हर एक जो सब्सटेंस है बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसको क्या बोलते थे हम बेटा, एटम। सेकंड क्या था, एटम इज ए इंडिविजिबल पार्टिकल, एटम क्या होता है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। थर्ड हमारे पास क्या था, सुनो ध्यान से, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर इन सेम मास साइज और केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मान लो कि सेम एलिमेंट हमारे पास है तो सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे उनका मास भी क्या होगा, सेम होगा, उनका साइज भी क्या होगा, सेम होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये वाला हाइड्रोजन एटम, इन दोनों का मास भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोजुलेट क्या है, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन डिफरेंट इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो एटम हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, लाइक हाइड्रोजन की बात करें या हम बात करें किसकी, हीलियम की या लिथियम की, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं। वो कह रहे थे कि इसका जो, अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, साइज भी डिफरेंट होगा, और साथ में उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी हमारे पास क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। जैसे एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, ठीक है, तो इसका जो मास है हाइड्रोजन का हीलियम से मैच करेगा, नहीं करेगा, साइज भी मैच नहीं करेगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी मैच नहीं कर सकती। तो ये थे हमारे पास कुछ पोजुलेट। नेक्स्ट हमारे पास है पोजुलेट बेटा, नेक्स्ट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म कंपाउंड। यहाँ पे क्या है हमारे पास, सुनो ध्यान से, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट हैं, उनके अंदर एटम भी क्या होंगे हमारे पास, डिफरेंट होंगे। जब वो आपस में कंबाइन होंगे, जैसे हमारे पास क्या है, Na है और एक Cl है, तो Na और Cl जब आपस में कंबाइन होगा तो एक नया हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे Na है और Cl है, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास Na और प्लस Cl तो एक नया कंपाउंड तैयार करेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि हमारे पास जो एटम है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, जब वो कंबाइन होते हैं तो वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और क्या बनाते हैं बेटा, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड, इन ए केमिकल रिएक्शन द एटम रीशफल टू फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूल्स बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। देखो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, अगर उसके अंदर हमारे पास जो एटम होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो ना तो उनको बनाया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ हमारे पास जो एटम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, वो किसकी फॉर्म में चेंज हो गया,
मॉलिक्यूल की फॉर्म में चेंज हो गया। जैसे हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो उससे मिलकर क्या बना हमारे पास, वाटर बना। ठीक है, तो इसका मीनिंग हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम वो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज हो गया। उसके अंदर एटम के अंदर ना तो क्रिएशन हुई है, ना वो डिस्ट्रॉयड हुआ है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, सिर्फ वो किसी फॉर्म में क्या हुआ है बेटा, चेंज हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर एटम सिर्फ रिशफल हो सकते हैं किसी ना किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में, लेकिन ना तो उनको बनाया जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ पोस्टुलेट थे बेटा एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन के। अब अगर देखा जाए तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन जो है हमारे पास हमारे लिए एक माइलस्टोन है। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, नेचर बताया था एटम का, कि एटम हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कि एक्चुअल में एटम जो है हमारे पास वो क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर किसने दिया था, एटॉमिक थ्योरी ने दिया था। तो ये थ्योरी हमारे लिए माइलस्टोन है, इसको बेसिक पर्पज के लिए पढ़ा जा सकता है। ये थ्योरी जो थी बेटा काफ़ी चीज़ें ऐसी थी एटम के बारे में जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन किया था 19वीं सेंचुरी के अंदर। हमें 19वीं सेंचुरी के अंदर पता लगा था कि एटम के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और उनका जो अरेंजमेंट था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस थ्योरी, ये जो थ्योरी है यहाँ पे फिनिश हो जाती है, क्योंकि ये आगे एटम के बारे में कुछ नहीं बता पाई थी। तो एटम के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट जो मॉडल है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। ठीक है, जो एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन था वो किसके ऊपर बेस है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर बेस है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अरेंजमेंट है एटम के अंदर कैसे होता है। और आपको पता है एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो उस एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है वो दे रखा है इस मॉडल के अंदर। ठीक है, तो जो ये हमारे पास ये जो मॉडल है वो 1980 के अंदर, ठीक है, 1980 के अंदर किसने दिया था बेटा, जे थॉमसन ने दिया था। ओके, सर जे थॉमसन ने दिया था हमारे पास ये मॉडल। इस मॉडल के अंदर क्या था, हमें ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो फर्स्ट बार एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ जिसके अंदर हमें पता लगा कि हमारे पास जो एटम होता है उसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो कैसे एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा था बेटा कि हमारे पास जो एटम होता है, ये जो पूरा एटम होता है वो पॉजिटिव स्फीयर होता है। मतलब ये हमारे पास क्या है, एटम क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, और उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर, ऐसा उसने कहा था। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। कि हमारे पास एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इस मॉडल को उसने नाम दिया था बेटा प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को नाम दिया था उसने प्लम पुडिंग मॉडल। इसके अंदर हमारे पास प्लम और पुडिंग कौन है, पुडिंग तो हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा क्या, ये पॉजिटिव स्फीयर पार्ट, और प्लम हमारे पास कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं, ये हमारे पास क्या है, प्लम है। ओके, इसलिए इसका नाम क्या दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। और इस मॉडल को उसने किससे कंपेयर करवाया था, क्रिसमस केक से। जैसे क्रिसमस केक है वो एक पॉजिटिव स्फीयर मान लिया, और जो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये था सर जे थॉमसन का मॉडल। अगर इसको एक इंडियन स्वीट डिश से कंपैरिजन करवाया जाए तो बूंदी का लड्डू। ठीक है, जैसे बूंदी का जो लड्डू होता है वो पार्ट हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव स्फीयर पार्ट, और उसके अंदर जो हमारे पास क्या होते हैं, हम कुछ ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर डालते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या इसको कंपेयर करवाया जाए वाटरमेलन से, तो वाटरमेलन के अंदर आपको पता है जो रेड इडिबल पार्ट होता है उसको तो हमने क्या माना है, पॉजिटिव स्फीयर पार्ट, और जो उसके अंदर सीड होते हैं उसको क्या मान लिया हमने, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं, जैसे सीड एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर, वाटरमेलन के अंदर। तो ये था हमारे पास कौन सा मॉडल बेटा, सर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन।
ओके अब ये जो मॉडल था उसने क्या एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो पॉजिटिव स्फीयर पार्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव स्फीयर पार्ट के इक्वल होता है। इसका मीनिंग हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसा जे थॉमसन ने कहा था कि हमारे पास एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, स्टेबल क्यों होता है, कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं पॉजिटिव स्फीयर होता है, उतनी नंबर ऑफ हमारे पास क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव स्फीयर होता है। मीन्स प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई यहाँ पे हमारा जो एटम होता है वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है या स्टेबल होता है। इसके बाद कुछ भी इसके अंदर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया हमारे पास कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके अंदर, या ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ये जो हमारे पास मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन किया हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ने, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया एटम को और ज़्यादा क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है, एटम के नेचर को पहचानने के लिए। ओके, तो ये जो हमारे पास गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, सबसे पहले सुनो। हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट के साथ मिलके अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करवाया, अल्फ़ा पार्टिकल को स्कैटरिंग करवाई, किसके ऊपर, एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, एक पतली सी हमारे पास गोल्ड की फॉइल थी, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करवाया, अल्फ़ा पार्टिकल को उसके ऊपर फेंका, फॉल डाउन करवाया, और उसकी हेल्प से जाना उसने नेचर किसका, एटम का, कि एटम के अंदर क्या क्या होता है या क्या क्या नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटा, जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं, सबसे पहले सुनो, ये अल्फ़ा पार्टिकल होते क्या हैं, अल्फ़ा पार्टिकल डाई पॉजिटिव कटायन होते हैं। जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल इस सोर्स से क्या हो रहा है, इस सोर्स से क्या हो रहा है बेटा, जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, जब किसके ऊपर फॉल डाउन होगा, थिन गोल्ड फॉइल, ये थिन गोल्ड फॉइल है। और आप देखो थिन गोल्ड फॉइल से कुछ हमारे पास क्या होंगे, अल्फ़ा जो पार्टिकल हैं वो स्कैटर हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल क्या होंगे, ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई पार्टिकल इस तरह डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, स्कैटर्ड होके क्या हो रहे हैं, पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहे हैं बेटा, फैल रहे हैं। ओके, कुछ पार्टिकल इससे क्या हो रहे हैं बेटा, डाइवर्टेड हो रहे हैं कुछ एंगल पे, कुछ पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके चारों तरफ क्या लगा रखी है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा रखी है, ध्यान से सुन लेना। इसके चारों तरफ क्या लगा रखी है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, किस लिए लगा रखी है, कि हमें पता लगे कि जो अल्फ़ा पार्टिकल इस थिन गोल्ड फॉइल से क्या कर रहे हैं बेटा, टकरा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके चारों तरफ क्या लगा दिया बेटा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी, किसको वेरीफाई करने के लिए, अल्फ़ा पार्टिकल को वेरीफाई करने के लिए, कि जब अल्फ़ा पार्टिकल इसके ऊपर थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल डाउन होंगे तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा, उसके बारे में हमने क्या लगा दिया, एक सर्कुलर हमारे पास स्क्रीन लगा दी जिसका नाम क्या होता है, जेड सल्फाइड स्क्रीन, या जिसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन, किसको वेरीफाई करने के लिए, अल्फ़ा पार्टिकल को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेटा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्यूपल के साथ मिलके अल्फ़ा पार्टिकल को फॉल डाउन करवाया किसी गोल्ड फॉइल के साथ, गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उस गोल्ड फॉइल की आपको लेंथ बताऊं कितनी है बेटा, 100 नैनोमीटर। ठीक है, इतनी हमारे पास क्या थी बेटा, पतली गोल्ड फॉइल थी जिसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करवाए थे। ओके, अब जानेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। अब देखो इसके अंदर क्या था, सुनो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, सुनो ध्यान से, अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से क्या आ रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं इस सोर्स से। ठीक है, इस सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, थिन गोल्ड फॉइल, जो हमारे पास पतली सी गोल्ड फॉइल थी उसका एक एटम है हमारे पास, उसको लिया है हमने। ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल का एक एटम लिया है कि उस एटम के अंदर हमारे पास क्या होता है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, जब अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास क्या होगा, जो गोल्ड फॉइल थे उसके जो गोल्ड एटम होते हैं उनमें से पास होगा, तो क्या होगा उसके अंदर, यहाँ पे कुछ हमारे पास
ऑब्जर्वेशन निकली हैं, उस ऑब्जर्वेशन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जब अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से पास होगा, थिन फॉइल में से पास होगा, तो उसके अंदर उसके जो गोल्ड एटम होते हैं उनके अंदर क्या होता है ऐसा, उसको वन बाय वन ऑब्जर्वेशन के रूप में हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या हो रहा है, जब अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड एटम से क्या हो रहे हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल, ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो इस एटम से क्या हो रहे हैं बेटा, पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर देखो, ये देखो, ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो सीधे पास हो रहे हैं, किससे, इससे पास हो रहे हैं। ओके, तो ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं इसमें से क्या हो रहे हैं बेटा, पास हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो पार्टिकल हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, एटम से पास हो रहे हैं। ओके, सेकंड क्या था, 2000 में से एक पार्टिकल, 2000 में से एक पार्टिकल क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, कुछ एंगल पे डेविएट हो रहा है। देखो ये वाला कुछ एंगल पे क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, और यहाँ पे भी देखो कुछ एंगल पे क्या हो रहा है, हमारे पास डेविएट हो रहा है। ओके, 2000 में से एक पार्टिकल हमारा क्या हो रहा है बेटा, डेविएट हो रहा है कुछ एंगल पे, और 20,000 में से एक पार्टिकल हमारा जैसे आ रहा है उसी पोजीशन में वापस जा रहा है। ठीक है, 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जैसे ही आ रहा है और टकरा के स्ट्राइक करके वापस जा रहा है। तो तीन ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट की कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो उस एटम में से या उस थिन गोल्ड फॉइल में से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, और 20,000 में से एक पार्टिकल हमारा क्या हो रहा है, कुछ एंगल पे डेविएट हो रहा है। और थर्ड क्या था कि हमारे पास 20,000 में से एक पार्टिकल क्या था बेटा, कुछ एंगल पे जैसे आ रहा है वैसे ही उसी एंगल से वापस जा रहा है स्ट्राइक करके। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन इसके अंदर फाइंड आउट कर ली है। अब ये तो ऑब्जर्वेशन थी, अब इसका जो कंक्लूजन है वो कैसे होगा इसके अंदर देखेंगे कि इसका कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलेगा। इसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशन देख ली, अब ऑब्जर्वेशन में से क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। तो कंक्लूजन क्या है, सुनो ध्यान से। हमारे पास फर्स्ट था, हमारे पास ज़्यादातर जो पार्टिकल है हमारे पास वो क्या हो रहे हैं बेटा, सीधा ही पास हो रहे हैं एटम से। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादातर पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सीधे पास हो रहे हैं। तो इसके पीछे कंक्लूजन क्या था कि एटम जो होता है उसका ज़्यादातर पार्ट क्या होता है बेटा, खाली होता है। जो हमारे पास एटम होता है उसका ज़्यादातर पार्ट क्या होता है, होलो होता है, खाली होता है। इसलिए उसके अंदर ज़्यादातर पार्टिकल क्या थे, हमारे पास सीधे ही पास हो रहे थे। ओके, इसका पीछे ये कंक्लूजन था हमारे पास। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने निकाली थी कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो एटम से पास हो रहे थे, इसके पीछे कारण क्या था कि हमारे एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर पूरा का पूरा पार्ट जो होता है लगभग खाली होता है, कुछ ही पार्ट हमारे पास फिल होता है। ज़्यादातर जो पार्ट है एटम का क्या होता है बेटा, खाली होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो सीधे ही पास हो रहे थे। ओके, सेकंड जो हमारे पास क्या था, हमने बताया था कि 2000 में से एक पार्टिकल हमारा क्या हो रहा था बेटा, कुछ एंगल पे डेविएट हो रहा था। ठीक है, ये देखो कुछ एंगल पे क्या हो रहा था, यहाँ पे डेविएट हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कंक्लूजन था, इसके पीछे यही कंक्लूजन था कि इस एटम के इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रही है जो इसको डेविएट करवा रही है। इसको क्या करवा रही है बेटा, डेविएट करवा रही है कुछ एंगल पे। इसके ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स क्या हो रही है बेटा, एक्ट हो रही है। और उस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स का नाम क्या था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था। किसका, एटम का। वो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स क्या थी, पॉजिटिव चार्ज था एटम का, जो कि सेंटर में था, जिसको हमने बाद में क्या नाम दिया था बेटा, न्यूक्लियस नाम दिया था। याद आ गया अब। ठीक है, तो सेंटर में हमारे पास एटम के क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि क्या कर रहा था, अल्फा पार्टिकल जब पास हो रहा था उसके बिल्कुल पास में से, तो वो क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, डेविएट हो रहे थे कुछ एंगल पे। किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जान लिया कि जो बीच में सेंटर में होता है हमारे पास वो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। और आपने ये भी ध्यान रख लेना कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो निग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, और जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो बिल्कुल छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स। और जो साइज होता है एटम का वो कितना होता है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर। और जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो कितना होता है, 10⁻⁻15
मीटर, इसको भी आपने याद रख लेना है। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। और जो थर्ड हमारे पास कंक्लूजन था, ऑब्जर्वेशन था, वो क्या था? थर्ड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो 20,000 में से एक पार्टिकल हमारा क्या हो रहा था बेटा, जैसे आ रहा था वैसे टकरा के वापस जा रहा था। वो किससे टकरा था? इसी न्यूक्लियस से क्या हो रहा था, वो बेटा टकरा के वापस जा रहा था। तो इसका मीनिंग सेंटर के अंदर एक ऐसा चीज है जिससे टकरा के वो अल्फा पार्टिकल वापस जा रहा था, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास क्या थी बेटा, जो ऑब्जर्वेशन थी उसका कंक्लूजन ये था हमारे पास। अब इसी की बेस पे हम रदरफोर्ड जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है उसको प्रूफ कर देंगे। ऊपर वाली जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वाली, ठीक है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन की हैं और कंक्लूजन है, उसके बेस पे हमने ये मॉडल तैयार किया है हमारे पास। इस मॉडल के अंदर हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर कुछ मेन पोस्टुलेट जो रदरफोर्ड ने बनाए थे वो क्या थे, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेस पे, ठीक है। इस मॉडल को हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या था बेटा, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेस पे ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द एटम इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ एटम, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हमें पता था जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज होता है या जो मास होता है एटम का, वो कहाँ पे फाउंड होता है बेटा, सेंटर ऑफ द एटम। एटम के जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है, ये देखो हमारे पास एटम है, एटम का जो सेंटर पार्ट होता है हमारे पास बिल्कुल सेंटर वाला, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। और इसी के अंदर हमारे पास मास होता है किसका, एटम का, ठीक है, सेंटर के अंदर फाउंड होता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम बेटा, न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था पोस्टुलेट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम रिमेन वैकेंट। मैक्सिमम पार्ट जो होता है एटम का वो क्या होता है बेटा, खाली होता है, ठीक है। देयर आर सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन आर फाउंड रिवॉल्विंग। अब देखो ज़्यादातर पार्ट जो एटम का खाली होता है और इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। थर्ड हमारे पास पोस्टुलेट क्या था इसके अंदर, एटम इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है बेटा, हमारे पास एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, यहाँ पे उसने मेजर पोस्टुलेट के अंदर बताया कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए हमारे पास क्या होता है, हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ओके। अब इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं। अब इस मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। सोलर मीन्स हमारे पास जैसे हमारा जो सन होता है उसके चारों ओर क्या करते हैं, हमारे जो प्लेनेट हैं वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ के अंदर। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, जो हमारा बेटा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों ओर क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसलिए हमने इसको बोला था सोलर सिस्टम मॉडल। जैसे सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, वैसे ही एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव जो हमारे पास चार्ज होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्विंग करते हैं। तो इसलिए इसको बोला था सोलर सिस्टम मॉडल। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हमारे पास ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, कि कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें थी एटम के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, जो रदरफोर्ड जो मॉडल ऑफ एटम है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बेटा, कि स्टेबिलिटी कैसे होती है एटम की, ओके। सिर्फ इसने इतना बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ किसके इक्वल होते हैं, प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, जिससे हमारा जो एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और स्टेबल होता है। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ये एक्चुअल में बता नहीं पाया था हमारे पास कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, एटम एक जगह पे स्थिर कैसे रहेगा, ओके। उसके बारे में ये कुछ नहीं बता पाया था। सेकंड हमारे पास क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट।
ये बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि हमारे पास जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है। सिर्फ इसने इतना बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर ऑर्बिट्स करते हैं, किसके अंदर, एटम के अंदर। ठीक है, कि ये एटम है, इस एटम के अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं, सिर्फ इतना बताया था। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस अरेंजमेंट में होते हैं, ऐसा कुछ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड हमारे पास क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लीनियर नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बेटा, लीनियर नेचर क्या होता है हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कैसे, ये क्या होता है, सुनो ध्यान से, कि हमारे पास मैक्सवेल थ्योरी थी। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि हमारे पास जो एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करता है। जब वो सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करता रहता है तो कुछ टाइम के बाद वो मोशन में होता है, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, अपनी एनर्जी अपने में से छोड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन के अंदर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, एक दिन इलेक्ट्रॉन के जो हमारे पास क्या होता है, बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो एक दिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करता 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 ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ के अंदर, और उसकी एनर्जी कम हो रही है तो वो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करता किसके अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, और एटम हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ होता है कभी कि हमारा जो एटम है वो कभी ख़त्म होता है? वो तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल थ्योरी क्या कह रही थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी एनर्जी एक टाइम पे क्या कर देते हैं बेटा, छोड़ देते हैं, और उनकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या हो जाते हैं बेटा, चले जाते हैं, और एटम रहता ही नहीं है। और इसी चीज़ को हमारे पास जो रदरफोर्ड था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये कैसे हो सकता है हमारे पास, इसी चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, और इसको आगे किसने एक्सप्लेन किया था वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे पास बेटा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।